हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम आपको क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है, वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, आज हम इस क्लास के माध्यम से वो जो कंसेप्ट वर्ड प्रॉब्लम में रिलेटेड है या वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन क्या होता है, उसको समझकर किस तरह से इक्वेशन बनाकर हम वर्ड प्रॉब्लम्स की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, किस तरह से करेंगे वो आज क्लास के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहला जो प्रश्न है ये है, वो क्या है कि अगर आपने क्वेश्चन ठीक तरह से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ने के बाद अगर आपने इक्वेशन नहीं बना पाए तो वर्ड प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होती। वर्ड प्रॉब्लम का बेसिकली मतलब क्या है कि आपको स्टेटमेंट मतलब एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको रीड करके कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आपने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। और किस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, वो क्या तरीका है, वो क्या ट्रिक्स हैं, वो आज हम क्लास के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि वर्ड प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल आप समझते हैं। बस वर्ड प्रॉब्लम में जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए। मैंने अभी आपसे क्या कहा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन बन रही है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी क्या इक्वेशन बनेंगी, उन इक्वेशन को हमने क्लास के माध्यम से किस तरह से सीखनी है वो आप ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इसका मतलब क्या है, दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस 26 है, डिफरेंस मतलब माइनस, अगर हम दो नंबरों को माइनस करें तो हमें रिजल्ट मिलता है 26। ये सिचुएशन बन गई आपकी पहली। उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या बन रही है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। इन दो सिचुएशन से हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या छिपा हुआ है, क्या डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने उस सिचुएशन को देखना है। चलिए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, उसके बाद लेट सेकंड नंबर इक्वल टू y, मतलब जो दो नंबर हमें फाइंड करने हैं उन दोनों नंबरों को हमने x और y मान लीजिए। अब इसमें भी आपने एक चीज याद रखनी है कि पहले नंबर को हमने बड़ा माना है और इस नंबर को छोटा माना है, तो हम एक डायरेक्शन लिख लेंगे x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि यहां पर क्या है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। इस बात को कौन शो कर रहा है, ये सिचुएशन शो कर रही है। अगर मैं y को बड़ा लेता तो यहां पर क्या लिखता, y ग्रेटर देन x लिखता। चलिए अब कंडीशन देखते हैं, दो नंबर का डिफरेंस क्या है, 26 है। चलिए मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये दोनों नंबरों का डिफरेंस, दोनों को माइनस कर दिया, ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ये पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरी पहली इक्वेशन बन गई। आप यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये बात लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है जी। ये किसके अकॉर्डिंग आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बात लिख ली हमने, ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है जी। अब दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, इसका मतलब वन नंबर इसका इक्वल टू लगा देते हैं 3 टाइम्स द अदर, इसका मतलब अदर नंबर क्या है y, इसको 3 गुना कर दीजिए। 3 गुने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन ये बन गई, इसको हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब मुझे यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चनों में एलिमिनेशन मेथड भी बताऊंगा, तो इससे क्या होगा, आपकी मेथड्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखिए जी, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता है, पुट x इक्वल टू 3y इन फर्स्ट इक्वेशन। अब सवाल थोड़ा ध्यान से देखना है। चलिए जी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26, आप x की जगह क्या रख दीजिए, 3y रख दीजिए, जैसा कि क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है। 3 में से 2 जाता, 1 गया तो कितना बचा, 2। जल्दीबाजी मत करिए, आराम से सॉल्व करिए।
26 ये मल्टीप्लाई में, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। अब आप क्या करिए, पुट y इक्वल टू 13, क्योंकि x निकालना है, जब x y निकलेंगे तभी हम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। पुट y इक्वल टू 13 इन सेकंड इक्वेशन, जो y की वैल्यू 13 है उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, और सेकंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3y। आपको अभी मैंने समझाया, एक बार हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है तो अगली बार किस में करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। चलिए जी, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, या इट इंप्लाइज भी लिख सकते हो, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई है 13, चलिए जी 13 लगा दिया, इसके बाद x इक्वल टू क्या आ गया 39। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या निकल के आ गया 39, और सेकंड नंबर निकल कर क्या आ गया 30। कहने का मतलब हमने फर्स्ट नंबर को x माना था, x मेरा 39 आया है, इस वजह से मेरा पहला नंबर क्या हो गया 39। सेकंड नंबर को मैंने y माना था और y मेरा 13 आया, इसलिए सेकंड नंबर क्या हो गया 30। यही दो रिक्वायर्ड नंबर हमें निकालने थे। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फर्स्ट की तरह ही है। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. मतलब सप्लीमेंट्री का जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल को 18 से बढ़ा रहा है। एक्सीड का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक है जी, यहां पर हमें फाइंड देम का मतलब है दोनों एंगल्स की, दोनों लार्जर एंगल की और स्मॉलर एंगल हमें यहां पर फाइंड करना है। चलिए जी, वही कंडीशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट, फर्स्ट की तरह बिल्कुल, लेट लार्जर एंगल हमेशा डिग्री में आता है, सबको पता है, छोटी क्लासों में ये बात सिखाई जाती थी। लार्जर एंगल को हम x डिग्री मान लेंगे क्योंकि डिग्री से डिनोट करते हैं, और लेट स्मॉलर एंगल को हम क्या मान लेंगे बेटा, y डिग्री। ठीक है जी, और यहां पर भी यही कंडीशन लिखेंगे, x ग्रेटर देन y, मतलब जो x है वो y से बड़ा है, क्योंकि हमने पहले इसको ही बड़ा माना है। ये कंडीशन भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आगे सवाल करते हैं सॉल्व। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सबको पता है सप्लीमेंट्री के दो एंगलों का सम 180 होता है। ठीक है जी, तो एक सिचुएशन क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो इस वजह से दोनों एंगलों का सम क्या है 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 180। ठीक है जी, ये एंगल्स हैं हमारे। ठीक है जी, अब सॉल्व कर सकते हैं इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा क्या कह रहा है, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल को 18 से बढ़ा रहा है, इसका मतलब एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो क्या करेंगे, लार्जर एंगल हमारे पास क्या है x, और स्मॉलर एंगल को क्या कर रहा है 18 से बढ़ा रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर आप x प्लस वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने 180 डिग्री लिख दिया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान लीजिए आप सेकंड इक्वेशन। चलिए जी, आप ध्यान से देखेंगे। अब देखिए यहां पर भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। पुट x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए जी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन तो है ये, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है जी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन की तो सॉल्यूशन हमारा आया है ना। तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 किस में पुट करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में कर दीजिए। चलिए कैसे करेंगे देखिए, ये आपने ये चीजें ध्यान रखनी है कि किस में करना है। देखिए x इक्वल टू वाई प्लस 18 है, ये तो सेकंड है ही है, क्लियर। तो इसकी वैल्यू हमें किस में करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। चलिए जी करिए। तो x प्लस वाई कितना होगा बेटा 180 डिग्री, और y की x की वैल्यू क्या है y प्लस 18। चलिए जी, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं y प्लस 18, और यहां पर क्या होगा प्लस y इक्वल टू 180। चलिए जी, क्या बनेगा 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। मतलब छोटे छोटे स्टेपों को आप ध्यान से समझिए। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 162 माइनस कर लीजिए, और 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या आ गया 81 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री। अब देखिए हमें x निकालना है, ठीक है, क्योंकि x y दोनों निकालने हैं। तो पुट कर दीजिए आप, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने सबसे पहले क्या किया है, जो x की वैल्यू थी सेकंड इक्वेशन थी, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है। अब जो y आया है इसको हम किस में पुट करेंगे, इसको हम करेंगे सेकंड इक्वेशन में। ठीक है जी, तो कभी कभार आपसे एग्जाम में इस तरह से समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो आप पीछे सवाल को देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट इक्वेशन में करना है सेकंड इक्वेशन। मतलब उन सिचुएशन को भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
क्योंकि पिछले साल के बच्चों से हमें अनुभव मिलता है कि वो बच्चे बताते हैं सर इस तरह से हमने कुछ हमारे ये क्वेश्चंस यहीं से स्टेप गलत हो जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी है। चलिए जी देखेंगे, तो y इक्वल टू 81 था और x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 है, तो यहां पर पुट कर दीजिए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99। अगर आपको नजर आ रहा हो तो देयरफॉर लार्जर एंगल कितना हो जाएगा बेटा 99 डिग्री, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और आपका स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा 81 डिग्री। और आप कंडीशन देख लीजिए, 81 में 18 जोड़ दीजिए, आपका क्या बन जाएगा 99 बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल ऑफ ₹3,800, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। चलिए देखिए, बिल्कुल ध्यान से देंगे आप, और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या कह रहा है। एक क्रिकेट कोच खिलाड़ी है, फीमेल है, यहाँ पर सी की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रही है कि उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी है, और वो खरीदी है 3800 रुपये में। कितने में खरीदी है 3800 रुपये में। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है 1750 रुपये में। इस बात का सिचुएशन को सॉल्व करके हमें ये बताना है कि एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है। चलिए जी, वही कंडीशन है जो अभी हमने आपको बताई। सबसे पहला तरीका वही, आप क्या करो, लेट कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹Y। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। अब तो कंडीशंस हैं बस, अब आपको क्वेश्चन की तरीके समझ आ गया होगा। 7 बैट और 6 बॉल है, तो इसका मतलब 7x प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। कैसे किया, एक बैट x का आ रहा है, तो 7 बैट कितने के आएंगे 7x के, एक बॉल y की आ रही है, तो 6 बॉल कितनी के आएंगे 6y का। जैसे आप कहते हो ना ₹1 की 4 टॉफी आ रही है, तो ₹4 की टॉफी कैसे आएंगी, 16 आएंगी ना ₹4 की। ₹1 की 4 टॉफी आ रही हैं, तो ₹4 की कितनी टॉफी आएंगी 16। कैसे निकाला, मल्टीप्लाई किया ना, तो ऐसे ही हमने इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए जी अगली कंडीशन देखते हैं। 3 बैट और 5 बॉल, इसका मतलब 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा 1750। ठीक है जी, वही कंडीशन जो ऊपर समझाई है। जब एक बैट x का आ रहा है तो 3 कितने आएंगे 3x के, और एक बॉल y का आ रहा है तो 5 कितने के आएंगे 5y, और दोनों को मिलाकर जो हम पैसे दे रहे हैं वो कितने दे रहे हैं 1750। कोई जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो एक सामान 2 सामान खरीदते हैं तो 2 सामान के इकट्ठे पैसे देते हो ना, तो वही बात यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए जी कीमत निकालेंगे अब। यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। चलिए जी, एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको पता है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 7 से। क्यों किया वो तो आपको पता ही है, यहाँ 7 है इसलिए 7 से कर दिया, सेम बनाने के लिए लाइक टर्म्स, और यहाँ 3 था इसलिए 3 से कर दिया। चलिए जी सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा देखिए 21x 18y मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई ध्यान से करना, 0 0 3 8 24 2 3 3 9 और 2 11। ठीक है जी, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अगला करिए 21x 35y। चलिए जी 7 को 0 से करेंगे 0, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, 12,250 आ गया। चलिए जी यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, अब ये कट गया। 35 में से 18 जाएंगे, क्या बचेगा -17 भाई, ये आपको पता ही है। इनको घटा के देख लीजिए, आप डायरेक्ट भी घटा सकते थे पर आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से घटा रहा हूँ। 0 5 12 में 4 गए 8, और ये तो 0 0 आएगा, ये आपको घटा के दिखा दिया मैंने। -850 आ गया, माइनस से माइनस काट दीजिए
तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 850/17। चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करना आप जानते ही हैं। ये कितना आ गया 17, 5 जा 85, y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब क्या करेंगे, x निकालना है तभी आपकी कीमत निकल पाएगी। चलिए जी x निकालेंगे, और x कैसे निकालेंगे देखिए, पुट कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए आप वैल्यू, पुट y इक्वल टू 50 किस में करिए, फर्स्ट इक्वेशन में कर दीजिए, चाहे सेकंड में कर दीजिए, दोनों में। अब मैं सेकंड में करके दिखा देता हूं आपको, किसी में भी करोगे आपका आंसर गलत नहीं आएगा। चलिए जी सेकंड इक्वेशन में करिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 5y इक्वल टू 1750। चलिए जी आराम से सॉल्व करना है। यहाँ पर कई बच्चों की गलतियां होती हैं, यहीं पर ज्यादातर चांस होते हैं कि आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। चलिए जी 3 × x, ये तो 3x है ही है क्योंकि हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो कभी कभार आप क्या करते हैं, y की वैल्यू x में भी पुट कर देते हैं, जिससे आपका सवाल गलत हो जाता है। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं, अगर आप नहीं करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए जी 3x कितना है 250, 1750, 3x 1750 में से आप 250 घटा दीजिए। घटाने का तरीका मैंने आपको बताया, इस तरह से आप घटा सकते हैं, क्योंकि आप जल्दीबाजी में वहां पर गलती कर सकते हैं। 0 0 5 और ये क्या आ गया, ठीक है जी। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 1500। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करोगे तो आपके आंसर में जो आप फाइंड करना चाहते हैं कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये x इक्वल टू क्या आ गया 500। तो यहां से आपको क्या प्रतीत होता है, यहां से आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है कि जो बैट की कीमत थी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट, जो एक बैट की कीमत थी वो 500 रुपये है, और जो एक बॉल की कीमत है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, वो एक बॉल की जो कीमत है वो है 50 रुपये, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने बैट और बॉल की कीमत निकाल ली। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ इस फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, इजी तो है, ठीक है जी, पर थोड़ा सा लेंथी है, देखना ध्यान से। चलिए जी यहाँ पे कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब टैक्सी का एक चार्ज फिक्स्ड है और जितना किलोमीटर वो आगे और चलेगा उसका भी चार्ज लगेगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आपको 105 रुपये देने पड़ेंगे। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की यात्रा आप करते हैं तो आपको उस टैक्सी वाले को 155 रुपये देने पड़ेंगे। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि उस टैक्सी का फिक्स चार्ज क्या है और जितने पर किलोमीटर के हिसाब से जितनी दूरी तय कर रही है तो 1 किलोमीटर का जो हिसाब है वो क्या है। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक व्यक्ति उस टैक्सी में या उस टैक्सी के द्वारा 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो हमें ये बताना है कि उस 25 किलोमीटर का उसे टैक्सी वाले को कितना पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप कभी भी टैक्सी बुक करते हो तो टैक्सी वाला आपसे क्या कहता है कि जब भी आप कहीं भी जाते हैं, आप मान लीजिए वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी माता का दरबार है, सब जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो माँ के या भगवान की कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ भगवान का नाम आ जाता है तो मैं तो वहाँ फिर बड़ा ही गदगद महसूस करता हूँ, और आपको भी गदगद महसूस करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको हमेशा प्रेरणा देती है, ठीक है जी, पढ़ने में आपको आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर जब आपको वो टैक्सी वाला कहता है कि जी 500 रुपये तो फिक्स लगेंगे, ये तो लगने ही लगने हैं, उसके बाद जितनी भी वैष्णो देवी की यात्रा में जितना भी डिस्टेंस कवर होगा उतने आपको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल समझा है। अब सवाल का मतलब समझिए, यहाँ पर हमें उस टैक्सी वाले का फिक्स चार्ज पूछना है और 1 किलोमीटर का कितना पैसा लग रहा है वो बताना। चलिए जी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट फिक्स चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, x रुपीज मान लेते हैं। फिक्स चार्ज ₹x, टैक्सी की बात कर रहे हैं तो टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है उसको x मान लेते हैं, और 1 किलोमीटर का चार्ज पूछता है तो लेट सवाल था चार्ज पर किलोमीटर, तो लेट द चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर, द चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर, यहाँ की बात करते हैं उसको मान लेते हैं y रुपीज। अब थोड़ा ध्यान से समझना, सवाल इतना मुश्किल नहीं है, सवाल आसान है। अगर सवाल की जो कंडीशन मैंने अभी आपको ओरली समझाई है कि एक टैक्सी वाला है, उसका अपना कुछ फिक्स चार्ज है कि इतना फिक्स चार्ज लगेगा,
उतना, उसके बाद एक व्यक्ति 25 किलोमीटर तय करेगा तो कितना पैसा लगेगा। और पहली कंडीशन में ये था कि अगर 10 किलोमीटर है तो उसे 105 रुपए देने पड़ रहे हैं, और 15 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो उसे 155 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इन्हीं दोनों कंडीशंस को सॉल्व करके हमें ये बताना है कि अगर व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो उसको टैक्सी वाले को कितने पैसे देने पड़ेंगे। उन दोनों सिचुएशन से, 10 किलोमीटर वाली से और 15 किलोमीटर वाली से, हमें यह पता करना है कि अगर व्यक्ति उस टैक्सी से 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। जेन्युइन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर पहली कंडीशन देखता हूं, केस नंबर 1 देखता हूं मैं, इसमें ये हम समझ के लिए कर लेते हैं। तो पहले 10 किलोमीटर का 105 रुपए लग रहा है। तो देखिए x प्लस 10y इक्वल टू आ गया 105। इसका मतलब समझिए, देखिए फिक्स चार्ज तो x हो गया, उसके बाद 1 किलोमीटर का कितना था y, तो 10 किलोमीटर तय कर रहा है, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10 बाय, और मिलकर इस पूरे को मिलकर हम क्या दे रहे हैं 105 रुपए दे रहे हैं। तो हमने दोनों को प्लस किया और दोनों को प्लस करके ही हमने उसको 105 रुपए दिए, क्योंकि फिक्स चार्ज भी लेगा और 10 किलोमीटर का खर्चा, दोनों को मिलाकर हमें उसको कितने देने पड़ रहे हैं 105 रुपए। ऐसे ही केस नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि इक्वेशन बननी चाहिए हमारी। चलिए जी, इक्वेशन दूसरी क्या बनेगी, 15 किलोमीटर का 155 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो क्या बनेगी x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये रुपीज देने पड़ रहे हैं। चलिए जी, आपको पता है ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई और ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से, ये इसको समझ में आ गया, वो समझाने के लिए था ये बस। चलिए जी, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशन हमने बनाई है, इसलिए सर्कल लगा दिया है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी। अगर आप सर्कल को रब करना चाहते हैं, सर्कल को रब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो समझाने के लिए बताया था, ठीक है जी। चलिए जी, अब आप देखिए, दोनों मैंने आपको समझाया था, दोनों एक्स एक्स क्या है, सेम है, तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का, और ये प्लस का माइनस का, दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है जी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये सर्कल लगाया है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो बस समझाने के लिए बताया था, ठीक है जी। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल हो गया, लाइक टर्म्स हैं, दोनों अपोजिट साइन है। ये माइनस का 15 है, 10 गए तो माइनस का 5 है, बड़ी टर्म है, और 155 में से 105 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 155 में से 105 जाएंगे तो 85 तो बचेगा। ये तो थोड़ा सा सिंपल सवाल है, इतना तो आना चाहिए। चलिए जी, कोई बात नहीं। और ये किसका बचेगा भाई, रुपीस को हटा देते हैं, अभी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। वो तो आपको पता है रुपीस में ही आएगा, पर एलिमिनेशन में आप कंफ्यूज ना हो भाई, अभी भी सोच लो, 155 में से 105 गए तो कितने बचे, 50 ही बचे ना, ठीक है। चलिए, पूछना पड़ता है, आपको समझ आना चाहिए। 50 में से 5 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आया जी, y इक्वल टू 10 आया। अभी हमें x निकालना है, तो पुट y इक्वल टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन में कर दीजिए। चलिए जी, फर्स्ट इक्वेशन में कर दीजिए, x प्लस 10 बाय कितना हो जाएगा जी 105। चलिए जी, x प्लस 10 इंटू 10, y की वैल्यू 10 है, 105, x प्लस कितना हो गया जी 100, कितना हुआ जी 105 जी, ये ठीक है जी, कोई बात नहीं। 105 में से 100, भाई देख लेना कहीं वैल्यू कुछ गड़बड़ कर दी, यहीं पर गलती होती है एग्जाम में आपसे, ठीक है जी। चलिए, x 10 की जगह y की जगह 10 रख दिया, 100, 105 में से 100 गया तो कितना बचेगा, x इक्वल टू 5। चलिए जी, 5 बच रहा है, अब क्या करें, जो बच रहा है वो तो लिखना पड़ेगा। चलिए जी, कोई बात नहीं। अब हमें क्या निकालना था, ये तो जी फिक्स चार्ज आ गया आपका, पर किलोमीटर का आ गया, क्लियर, एनी डाउट, तो ये लिख देते हैं। उसने पूछा है ना, क्या क्या पूछा है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, भाई जो आ रहा है वो तो आएगा ही, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। चलिए जी, देयरफॉर फिक्स चार्ज आ गया 5, और देयरफॉर चार्ज पर किलोमीटर आ गया जी, कितना आ गया, y की वैल्यू आई है 10, ठीक है जी। अब जो व्यक्ति है उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है, a person pay for 25 किलोमीटर, a person pay, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। अब आपको पता 10 किलोमीटर का x प्लस 10y था और 15 का x प्लस 15y था, तो 25 का क्या होगा, x प्लस 25y होगा ना भाई। चलिए जी, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, x कितना है आपका 5, 25, y की वैल्यू कितनी आई है 10,
चलिए जी यहाँ सॉल्व कर दीजिए इसको। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, लास्ट स्टेप है यही कर देते हैं। तो 5 प्लस 250 और आंसर आ गया आपको 255 रुपये। मतलब उस टैक्सी वाले को, उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ, आपको समझ आया ये बात? ठीक है, लेट अस सी फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपको पता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन 9/11 है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 हम न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं और 2 ही हम डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बनती है। पहली सिचुएशन ये है, आपको पता है 2 इक्वेशन बनती हैं क्योंकि हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जहां पर भी हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे वहां कोई भी क्वेश्चन होगा आपको 2 सिचुएशन मिलेंगी और उन्हीं 2 सिचुएशन को प्रॉब्लम्स के रूप में अच्छी तरह से रीड करना है और अकॉर्डिंग टू रीड जो आपकी समझ में आ रहा है, अगर आपने सही तरह से समझा है तो आपकी इक्वेशन सही बनेंगी और आपका आंसर सही आएगा। और आपने अगर उन सिचुएशन को गलत समझ लिया, गलत पढ़ लिया, तो आपकी इक्वेशन गलत आएंगी और जो वो पूछना चाह रहा है वो भी गलत आएगा। चलिए जी, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 5/6 बनती है। ये हमारी दूसरी सिचुएशन हो गई। उसके बाद हमें फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेट कर लेंगे। लेट, आप न्यूमरेटर को x मान लीजिए, nr लिख लेते हैं। चलिए जी, आप nr ही लिख लीजिए, न्यूमरेटर है, मैं न्यूमरेटर लिखना चाह रहा था, आप समझ जाना nr। लेट डिनोमिनेटर को आप dr समझ जाना, y। ठीक है जी, यहाँ nr न्यूमरेटर है और dr आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है जी, ये बात आप क्लियर समझ जाओगे ना? क्लियर। चलिए जी, या ऐसे लिख लीजिए डिनोमिनेटर, ऐसे समझ लीजिए, इसको आप लिख लीजिए न्यूमरेटर NUM, ये कैसे भी समझ लीजिए, यहाँ तो हमने नोटेशन मान लेना बेटा। ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर को DN लिख लीजिए डिनोमिनेटर और इसको लिख लीजिए न्यूमरेटर। चलिए जी, क्लियर। अब देखिए, फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन क्या होती है अभी समझाया मैंने। फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर, इसको चलो पूरा लिख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा ऊपर क्या लिखा था। और डिनोमिनेटर को हमने DENO लिखा है, यहाँ पर पूरा लिख लेते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है जी, वो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, बस आप समझ गए होंगे। न्यूमरेटर को हमने NUM लिखा है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर लिखा है, नीचे लिख दिया है हमने। चलिए जी, अब ध्यान से समझना सवाल को। सवाल क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, 2 इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अब ध्यान से समझना थोड़ा सा। न्यूमरेटर में आप क्या कर दीजिए, क्वेश्चन को, यहां पर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे सवाल गलत हो जाएगा। मतलब अगर आपने नंबर प्लस गलत कर दिए, मतलब दोनों मतलब 2 हमने न्यूमरेटर में भी प्लस करना है और 2 डिनोमिनेटर में भी प्लस करना है, तो फ्रैक्शन आती है 9/11। सिंपल सवाल है अगर ध्यान से समझ रहे हैं। मैं दोबारा समझा देता हूं। ये आपकी पहली सिचुएशन है। उसने क्या कहा है कि न्यूमरेटर में भी आप 2 ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी आप 2 ऐड कर दीजिए। आप इस तरह से लिख सकते हो और थोड़ा सा अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपको, x/y। ठीक है जी, अब आपको मेरे को लग रहा है क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ से न्यूमरेटर को x माना था तो x/y होगी, जो फ्रैक्शन है हमारी क्या आ गई, x/y। तो हमने क्या किया है, न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में भी जोड़ दिया और ये हमारी आ गई 9/11। चलिए यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, इक्वेशन बहुत जरूरी है। चलिए जी, 9 को आप क्या कर दीजिए, y+2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए जी, इक्वेशन बनाइए, 11x + 22 9y + 18। अब थोड़ा ध्यान से समझना कोई चीज, क्योंकि अगर आपने इक्वेशन गलत लिख दिया आंसर पूरा गलत हो जाएगा। चलिए जी, सॉल्व करेंगे। 11x 9y को यहाँ ले आइए, क्योंकि आपको पता है इधर आपका कांस्टेंट नंबर बनता है। चलिए जी, क्या बनेगी, 11x - 9y = -4। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एक बार ध्यान से दोबारा से देख लेते हैं, कोई चीज हमने नंबर दूसरा नंबर तो नहीं लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 11x 11 × 22 9y 9 × 18, इसको इधर ले आए, ये -4। चलिए जी, दूसरी कंडीशन देखते हैं।
दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, सबसे पहली बात क्या है बेटा, यहाँ पर एक ही नंबर प्लस करवा रहा है, तो आपकी कंफ्यूजन मतलब सवाल गलत होने के कम चांस होते हैं। कभी कभार क्या करता है, क्वेश्चनों में न्यूमरेटर में कुछ और ऐड करवाता है, डिनोमिनेटर में कुछ और माइनस करवाता है, ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक है जी, चलिए जी कोई बात नहीं, 3 ऐड कर दीजिए, और ऐड हमने करना है फ्रैक्शन में। चलिए जी दूसरी कंडीशन देखिए, 3 ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर में और 3 ऐड कर दीजिए डिनोमिनेटर में। सवाल बड़ा आसान है, बस सिचुएशन को समझना है। और जो फ्रैक्शन बन रही है वो बन रही है 5/6। इसको जी ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ सोल्व करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x+3 से, और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए जी y+3 से। ठीक है जी, जहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए जी मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, 6x + 18, अगला क्या बनेगा जी 5y + 15। चलिए जी सॉल्व करेंगे, 6x - 5y 15 - 18, ये प्लस का उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। बस यही गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, अगर आपने ये गलती कर दी तो पूरा सवाल आपका गलत हो सकता है। चलिए जी, मैंने क्या कहा कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन बन रही है, उन सिचुएशन को समझकर अगर आपने दोनों इक्वेशन मेंटेन कर ली तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। यहां पर केवल इक्वेशन बनने के बाद है, क्योंकि इक्वेशन बनने के बाद आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आराम से जानते हैं और उससे आप एक्स वाई की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, पर उनके लिए इक्वेशन बनना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिचुएशन गलत समझ ली, यहाँ +2 लिखा है -3 लिख दिया, यहाँ +2 लिखा है यहाँ -4 लिख दिया, यहाँ पर भी कुछ आपने उल्टा सीधा लिख दिया, तो यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद आपकी इक्वेशन कभी भी सही नहीं बनेगी। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में यही है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम में मुश्किल कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करके उनकी इक्वेशन सही तरह से बनाइए। चलिए जी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 11x - 9y = -4, 6x - 5y = -3। थोड़ा ध्यान से करिए। चलिए जी, अब आपको तरीका पता ही है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तरीका क्या है, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 11 से कर दीजिए। अगर आपको यहाँ चीज नहीं समझ आ रही तो आप इस तरह से ये पीछे की तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, वो तो तरीका है, बस आपको सबको पता है कि हम फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप इधर भी कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में हम किससे कर रहे हैं, 6 से, और सेकंड इक्वेशन में कर रहे हैं 11 से। इधर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, रट्टा नहीं लगाना मैथ में, मैथ को समझ के करिए। मैथ में रट्टा लगाओगे कि ये चीज, क्योंकि डिजिट कुछ भी आ सकती है, डिजिट को यहाँ डिफरेंट कर देगा। बस समझना की बात क्या है, आपने कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। और आज जो अभी मैंने जब अब तक जो वर्ड प्रॉब्लम कराई है, आप सिचुएशन समझ गए होंगे कि सिचुएशन को कैसे हमने हैंडल करना है और उन सिचुएशन की इक्वेशन कैसे बनेगी। चलिए जी मल्टीप्लाई करेंगे, 66x 9 × 6 = 54। अब यहां मल्टीप्लाई गलत नहीं होना चाहिए, -24, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 11 × 6 = 66, 9 × 6 = 54, हिंदी में बोल रहा हूँ, 6 × 6 = 24 -24। ठीक है जी, हिंदी भी आनी चाहिए, हिंदी हमारी राजभाषा है तो आपको आनी चाहिए। ठीक है जी, 11 × 6 = 66, मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, हिंदी भी, दोनों में समझा रहा हूँ, बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, जिससे आपको दोनों लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। प्लस माइनस माइनस -55/, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यही ज्यादातर गलतियां होती हैं। 11 × 6 = 66, 9 × 6 = 54, 6 × 4 = 24, प्लस माइनस हो गया, 11 × 6 = 66, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33। इस तरह से आप भी करके देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया, और ये बन गया जी आपका प्लस का। नीचे वाले साइन चेंज होते हैं, ये बन गया कैंसिल हो गया आपका, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं और 66 दोनों एक जैसे हैं, लाइक टर्म्स को एक जैसे ही बोलते हैं, साइन अपोजिट कर दिए। ये प्लस 55 हो गया, ये क्या बन गया y। 33 में से 24 जाएंगे, घटाइए, 13 में से 4 गए 9। ठीक है जी, ये प्लस का था, 9 आ गया, y की वैल्यू आ गई 9। नाउ पुट y = 9 किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए। मैं कर रहा हूं जी फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है जी, इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, यहां तक ये था हमारा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि 11x - 9y = -4। चलिए जी ध्यान से सॉल्व करिए, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। y की वैल्यू आई है 9, तो 11x, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं,
फर्स्ट इक्वेशन यही थी हमारी, ठीक है जी। चलिए 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 और y की वैल्यू क्या आई है 9। चलिए जी पुट करिए, -9 इंटू कितना है जी, y की वैल्यू 9, वेरी गुड, -4। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मैथ में, 9 9 जा 81, क्योंकि कैलकुलेशन गलत तो सारा सवाल आपका गलत। चलिए जी 11x माइनस 4 प्लस 81, 11x कितना आएगा बेटा 77, 81 में से 4 जाएंगे तो 77 ही बचेगा भाई। इतना तो अब इतनी मैथ आप कर रहे हो तो इतना तो समझ आ ही रहा होगा भाई, मैथ में रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लस माइनस तो सीख ही जाते हैं, तो ये वाली बेसिक गलती नहीं होनी चाहिए। इतनी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब आपको अच्छी तरह समझा रहे हैं, यहाँ अगर ऐसी गलतियां करोगे तो भाई नंबर कट सकते हैं। और यहीं पर स्टेप वाइज नंबर कटते हैं। मान लीजिए यहाँ गलत हो गया तो मान लीजिए 3 नंबर का सवाल आ रहा है, टीचर 2 ही नंबर देगा, क्योंकि अभी तक आपकी फ्रैक्शन नहीं निकली है। क्लियर? तो मैं छोटी छोटी स्टेप ही समझा रहा हूँ, ये गलतियां मत करना। चलिए जी इधर ले आइए, 77/11 काट दीजिए, x इक्वल टू क्या आ गया 7। हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था। हमें क्या निकालना है बेटा, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या था, हमने क्या माना था फ्रैक्शन को, x/y। x की वैल्यू क्या आई है हमारी 7 और y की वैल्यू क्या आई है 9। ये आपको कैसे निकाला देखिए, x 7 आया है, x की जगह 7 रख दिया, y 9 आया है, y की जगह 9 रख दिया। ये हमारी क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फ्रैक्शन निकाली है। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 6th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप एजिस वाले सवाल आराम से फाइंड कर सकते हैं। कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि आपकी एज अभी 15 साल है, तो आपकी एज 20 साल बाद कितनी होगी, या 10 साल पहले कितनी थी। और ये चीज़ अगर हम कंडीशन में पूछें, सिचुएशन में पूछें, तो आप नहीं बता पाते, आप जनरली बता देते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल लूँ क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर आपको एग्जांपल समझाऊंगा। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 5 साल बाद, हैंस का मतलब होता है बाद या नाउ, आप ये भी कह सकते हैं अब से 5 साल, या ये भी कह सकते हैं 5 साल बाद। ठीक है जी, यहाँ हैंस का मतलब यहाँ है, ये है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन। यहाँ फादर और बच्चे की बात हो रही है, मतलब फादर और सन के रिलेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो फादर है जैकब, वो अपने बेटे से ये कहता है कि 5 साल बाद या अब से 5 साल मैं आपकी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है जी, कंडीशन समझना, ये पहली सिचुएशन है। उसके बाद कह रहा है 5 years ago। फिर दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है, 5 साल पहले। 5 साल पहले जो फादर है वो अपने बच्चे से कह रहा है कि 5 साल पहले मैं आपकी उम्र का 7 गुना था, मतलब जितने भी आप थे उसकी उम्र का मैं 7 गुना था। अब सवाल का मतलब समझिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए आप हो, अभी आप 10 साल के हो, मैं आपसे कहता हूं मान लीजिए प्रेजेंट में आप 10 साल के हो, 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी बताइए। 10 साल के आप अभी हैं, 5 साल बाद कितनी होगी, 15 साल होगी ना। तो आपने कैसे निकाला, आपने 5 साल प्लस कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं यही सवाल ये पूछता हूं, अभी आप 10 साल के हैं, अभी आप 10 साल के हैं और 5 साल पहले कितने उम्र के थे आप बताइए। तो आप क्या कहेंगे, 5 साल का था। कैसे बताया आपने, 10 साल के अभी हैं और 5 साल पहले, तो आपने माइनस कर दिया। ये तो सिंपल सी समीकरण थी, इक्वेशन थी, इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोलते हैं, तो आपने आराम से सॉल्व कर लिया। यही बात सिचुएशन में है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में है, तो वहां पर आपको समस्या आ रही है। और अभी मैंने क्या समझाया, वर्ड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी 2 इक्वेशन बन जाए तो आप ऐसी सिचुएशन से भी ये पता कर सकते हैं कि जैकब 5 साल बाद इतना होने के बाद, या जैकब 5 साल पहले इतना होने के बाद, उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या थी। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि दोनों सिचुएशंस को सॉल्व करने के बाद जैकब की प्रेजेंट एज निकालनी है और जैकब के बेटे की प्रेजेंट एज निकालनी है। तरीका वही है जैसे हम लेट करते हैं, हर क्वेश्चन में करते आए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 6th क्वेश्चन है ये। तो लेट प्रेजेंट एज, थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार मिलता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, तो ध्यान से समझना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, क्या मान लेंगे जी, x ईयर। हमें नहीं पता इन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, अभी नॉर्मली पूछा था तो आपने बता दिया, पर ये सिचुएशन में है तो आप नहीं पता कर सकते, तो ऐसे हम एज को क्या मान लेंगे, x ईयर। ऐसे ही लेट जैकब सन एज,
जैकब्स सन एज, इसको हम क्या मान लेंगे, वाई ईयर। हमें नहीं पता, हम क्या मान लेंगे, वाई ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब मान लिया हमने एक्स ईयर, और लेट जैकब्स सन एज, ठीक है जी, जैकब के पुत्र की आयु, या जैकब सन एज भी लिख सकते हो, ठीक है जी, वो तो वर्डिंग है, आप कैसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप जैसे ऊपर लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, वो तो वर्डिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, वो आप किस तरह से लिख रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, आप ऐसे लिख सकते हो, जैकब्स सन वाई है। तो ये तो लैंग्वेज है बेटा, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, आप लैंग्वेज से कैसे किसी को समझा रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है जी। मेन बात आंसर क्या होता है, सिचुएशन कैसे आप इक्वेशन बना रहे हो, उस चीज के मार्क्स होते हैं, इनको तो आप कैसे भी लेट कर सकते हो। चलिए जी, अब सवाल का मतलब समझना, यहाँ से सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है, और मैंने अभी आपको कहा ऐसे सवाल, इस टाइप के सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता इस टाइप के, क्योंकि कंसेप्ट है मैथ में, कंसेप्ट अगर आपको पता चल रहा है कि एजिस का कंसेप्ट क्या है, और वो कंसेप्ट में जो समझाऊंगा, जो ट्रिक्स बताऊंगा, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगेगी, और वो ट्रिक जो मैं बताऊंगा उस ट्रिक को ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने यहां से कहा है आपसे। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए जी क्या बनेगी। अब सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, 5 years एंड्स, पहली सिचुएशन, केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, 5 years hence, 5 years hence, तो क्या लिखेंगे, जैकब एज, या द एज ऑफ जैकब। मैंने अभी बोला लैंग्वेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, द एज ऑफ जैकब। अभी एक्स ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, x + 5, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ 5 year hence द एज ऑफ जैकब, हमने बता दिया x + 5, जैकब्स सन एज, जैकब्स सन एज मतलब जैकब की पुत्र की आयु क्या हो जाएगी जी, अभी y है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 5। मैंने अभी आपसे कहा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। आप जो ट्रिक समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। कभी भी ऐसी कंडीशन बने आप दोनों को बराबर कर लीजिए, कभी भी ऐसे सवाल होते हैं हम दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर लेते हैं, इक्वेशन को हमेशा बराबर कर लेते हैं। अब सवाल को पढ़िए, ये कह रहा है 5 साल बाद जो जैकब है वो अपने बेटे का 3 गुना हो जाऊंगा, और ऑब्वियस है भाई जो पिताजी होते हैं वो बेटे से बड़ा ही होगा, ये तो आप सब जानते हैं। चलिए जी कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, उल्टा करते हैं। यहाँ पर फादर कह रहा है कि मैं 3 गुना हो जाऊंगा, देख ले ये कंडीशन देख लेना, कहीं 4 गुना लगा दिया, 5 गुना लगा दिया, सवाल गलत हो जाएगा। 3 गुना हो जाऊंगा, तो फादर कह रहे हैं बेटे से, ये फादर की है और ये बेटे की है, तो उल्टा करते हैं, बेटे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फादर बोल रहा है तो बेटे में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बेटा बोल रहा है तो फादर में मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से करते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो फादर कह रहा है मैं 3 गुना हो जाऊंगा, तो मैंने क्या करा, बेटे में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ट्रिक आपने ध्यान से समझनी है, ठीक है जी। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी तो इक्वेशन आराम से बन जाएगी। चलिए जी बनाइए, क्या बनेगा जी, x + 5, 3y + 15, 3y 3 5 जो 15, x ये प्लस का इधर आके माइनस का, क्योंकि आपने अभी कितने सारे सवाल किए, इक्वेशन बनाना आ गया होगा आपको। 15 में से 5 गया 10, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। एक बार दोबारा देख लेते हैं, बस मैंने क्या कहा, सिचुएशन को आप ध्यान से देखो, यहीं पर ज्यादातर सवाल गलत होते हैं। तो x + 5 y + 5 3 से मल्टीप्लाई किया, चलिए जी यहाँ लिया है, ये हो गया जी। अब दूसरा केस देखिए, ध्यान से समझना, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, पर जो सिचुएशन बन रही है वो थोड़ी सी आपने ध्यान से देखना है। अगला क्या कह रहा है, 5 years ago, दोनों में 5 है, आप कहीं 3 लगा दो 4 लगा दो, सवाल पर बड़ा इफेक्ट आएगा, और सवाल पे इफेक्ट आते ही आपका आंसर गलत आएगा। चलिए जी सेकंड केस क्या है, 5 years ago, 5 years ago, चलिए 5 साल पहले की बात करेंगे, तो क्या है, द एज ऑफ जैकब, द एज ऑफ जैकब। चलिए जी अभी जैकब जो है एक्स ईयर है, इसमें देखते हैं प्रेजेंट एज में, अभी एक्स ईयर है, 5 साल पहले कितने का होगा, x - 5, अभी समझाया था मैंने, माइनस कर देते हैं, पहले की बात में माइनस करते हैं। और जैकब सन एज, जैकब सन एज, चलिए जी जैकब की सन की एज बताइए क्या होगी, अभी y ईयर है, तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा y - 5। और मैंने ट्रिक जो समझाई है, दोनों इक्वेशन क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ट्रिक समझाई है मैंने, ये ट्रिक मत भूलना। और उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए,
आप सवाल पढ़िए, जो जैकब है 5 साल पहले जैकब अपने पुत्र का 7 गुना था। कितना था जी? 7 टाइम्स था, 7 गुना था। तो हम क्या करेंगे, बेटे में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात अभी समझाई है मैंने। चलिए जी सॉल्व करिए। x माइनस 5 7 बाय 7 5 जा 35, y को इधर ले आइए, x माइनस 7 बाय माइनस 35 प्लस 5 क्या बनेगा जी? x माइनस 7 बाय माइनस 30। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 5 साल पहले की बात कर रहे थे, x माइनस 5, जैकब हो गया 5 साल पहले x माइनस 5, जैकब का बेटा जो है वो हो गया y माइनस 5, दोनों को बराबर कर दिया। जैकब अपने बच्चे से 7 गुना था 7 साल पहले, तो उनके बेटे में हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ट्रिक थी, ध्यान से समझना। उसके बाद 7 बाय प्लस माइनस 7 5 35, इसको इधर ले आए -7 बाय, इसको उधर ले गए -30। चलिए जी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब क्या बनेगा जी? x माइनस, इक्वेशन ध्यान से उतारना, x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है जी? x माइनस 7 बाय, ये हमारी इक्वेशन क्या है जी? -30। चलिए जी सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, दोनों लाइक टर्म्स हैं, आपको पता है, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सवाल आसान बन गया। ऐसे सवाल आसान बन जाए तो फिर तो हमारा टाइम ही बचता है। ये माइनस का प्लस का बन गया, ये माइनस का प्लस का बन गया, दोनों कैंसिल। ये प्लस का बन गया, ये तो चीज आप समझ गए हैं। 7 में से 3 गया तो 4, और यहाँ पर क्या बनेगा जी? ध्यान से देखना, ये प्लस का बन गया 40, y इक्वल टू क्या हो गया? 40/4। चलिए जी डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 10। अभी हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो पुट y इक्वल टू 10 किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए। मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर रहा हूँ, आप सेकंड इक्वेशन में करोगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी? x माइनस 3y इक्वल टू 10। चलिए जी सॉल्व करेंगे। x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा जी? x माइनस 30 इक्वल टू 10। ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 10 प्लस 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 40। इसका मतलब हमने दोनों सिचुएशन से, सो देयरफॉर क्या पूछा था उन्होंने? प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की जो वर्तमान में जो आयु है वो कितनी है? 40 इयर्स। कितनी है बेटा? 40 ईयर, 40 साल के हैं जैकब। और उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, क्योंकि लास्ट में हमें ये बात लिखानी पड़ती है, आधा नंबर कट सकता है इस बात का। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, जैकब सन क्या है जी? y कितना है? 10। तो y को हमने जैकब की सन को एज को माना था, तो उसकी उम्र हो गई 10 इयर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने दोनों सिचुएशन से ये पता कर दिया कि जैकब की जो वर्तमान आयु है वो 40 साल है, और जैकब के जो पुत्र हैं उनकी जो आयु है वो 10 साल है। तो आज हमने इस क्लास के माध्यम से आपको चैप्टर 3 की वर्ड प्रॉब्लम समझाई है, जो ज्यादातर बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगती है, और उन्हीं डिफिकल्ट सिचुएशन को हमने किस तरह से इजी बनाया वो आपने भी देखा, और किस तरह से इजी बनाकर वो कुछ क्या ट्रिक हमने आपको समझाई, जिस ट्रिक से आपको ये क्वेश्चन बड़े ही आसान लगे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।